प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने समेत 55 प्रस्तावों को मंजूरी। राजधानी रांची में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। आज मुख्यमंत्री 10,000 से ज्यादा चयनित युवाओं को सौंपेंगे ऑफर लेटर। और यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रांची में कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ बैठक में समर्थन की करेंगे अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। दिखता है कितनी बड़ी ताकत पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय में प्रयागराज, गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए गए। कुशीनगर में नए एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा के जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में यूपी के कई और शहरों को वहां भी हवाई रूट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी सुविधाओं से पर्यटन उद्योग को भी बहुत बल मिलता है। और मैं जब आज यहां मंच पर आ रहा था तो उसके पहले मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन देख रहा था। एक मॉड्यूल लगा है वो देख रहा था और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो स्थान है वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं। आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए। दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की ताकत को देखे। इतना ही नहीं, मैं आज योगी जी से आग्रह एक और करूंगा, आप
आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए इस बार जब ठंड की सीजन शुरू हो जाए, मौसम ठंडी का शुरू हो जाए, तो किले चढ़ने की स्पर्धा आयोजित कीजिए और परंपरागत रास्ते से नहीं, कठिन से कठिन रास्ता तय कीजिए और नौजवान को बुलाइए, कौन जल्दी से जल्दी चढ़ता है, कौन किले पर सवार होता है, आप देखना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री बिरला संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने पर राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह करेंगे। उधर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। राजनीतिक दलों से सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लिए जाने की संभावना है। में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। भाजपा एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और इसके बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को देवघर से ऑनलाइन रातों रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के 96 घंटे के अंदर रातों रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कुछ फोटो साझा करते हुए कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग और अन्य कार्य आरंभ हो गए हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की। अधिकारियों ने श्री सेठ को बताया कि युद्ध स्तर पर कार्य होना है और ससमय कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा करना है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,044 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 18,301 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,40,760 मामले सक्रिय हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,301 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.48% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.40% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.80% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 166 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा रांची के 48, देवघर के 26, बोकारो के 18 और पूर्वी सिंहभूम के 17 संक्रमित हैं। हालांकि इस दौरान 88 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। राज्य में फिलहाल कुछ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। का कोविड टीकाकरण कवरेज 199.71 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 22,93,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को शर्तों के साथ लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी अपनी सहमति जता दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के भी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। आज राज्य की बच्चियां दुनिया में अपना खेल का हुनर दिखा रही हैं। आज ये सरकार राज्य की जनता और सामाजिक सुरक्षा से
कोई खिलवाड़ ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जिन घोषणाओं को किया गया था उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमने पुराने पेंशन नीति को लागू करने के लिए जो व्यवधान आ रही है उसके लिए कमेटी का भी फॉर्मेशन किया है। उसको समाप्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री गंभीर है, सरकार गंभीर है। इसी के साथ में आज कई एक निर्णय हुए हैं। गरीबों के लिए दाल भी हम लोग 1 रुपया करके दे रहे हैं। बिजली हम लोगों ने 100 यूनिट जो है फ्री करने का जो है काम किया है। तो और मैं ये कहूँगा आपको कि अभी जो पुलिस के लोग हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। 1 अगस्त को सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट और 4 और 5 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समुदाय और उनका कल्याण देश में बहुत महत्व रखता है। विदेश में आदिवासी समुदायों के उत्थान पर चल रहे कार्यों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र के पालघर में मंथन नाम की 2 दिवसीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। श्री मुंडा ने सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में जल्द से जल्द जानकारी एकत्र करने के महत्व पर जोर दिया ताकि आदिवासी आबादी में ज्यादा प्रचलित इस बीमारी के खिलाफ निवारक उपाय किए जा सके। राजधानी रांची में आज निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 10,000 चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर सौंपेंगे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए बनाई गई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में समर्थन और वोट जुटाने के लिए कल शाम रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री सिन्हा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कांग्रेस को अपेक्षा थी कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा वो और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अभी गाड़ी में बैठे हैं। मैं बता दूं आपको कि कल उनकी कांग्रेस के नेताओं और नेताओं के साथ में उनकी बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर के कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर जो रणनीति बनानी है, किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से वोटिंग करनी है, वो सारी बातों की जानकारी है। जो आपके एक महत्वपूर्ण सहयोगी है जेएमएम अगर कहे तो वो आप जो है एनडीए के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है उनका समर्थन कर रही है। देखिए आदरणीय गुरु जी ने फैसला लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके लिया होगा और बहुत सारी स्थितियाँ देखने के बाद ये सारी चीजें होती है। महामहिम बहुत गरिमामयी पद का चुनाव है, इसको बहुत तरीके से देखा जाना चाहिए और हम समझते हैं जिस आधार पर हमने सरकार बनाया था उसमें हम लोग अपेक्षा जरूर करते थे कि हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गठबंधन है, गठबंधन विलय नहीं हुआ है पार्टी, गठबंधन के साथ ही अपने वो लेने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। गौरतलब है कि चुनावी रणनीति के तहत यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा आज रांची में कांग्रेस के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में झामुमो की घोषणा का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वागत किया है।
कोडरमा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देर से ही सही द्रौपदी मुर्मू के प्रति अपना समर्थन जताकर झामुमो ने राष्ट्रपति पद जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को कायम रखा है। उन्होंने झारखंड के सभी सांसदों और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की अपील की। जो भी हमारे सांसद और विधायक है दूसरे दल के भी, जेएमएम ने तो सपोर्ट किया है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस आरजेडी उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि दल से ऊपर उठकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए। संवैधानिक पद है और सबसे खुशी की बात की एक आदिवासी महिला को अवसर मिला है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा और लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन एवं सीआरपीएफ के 214 बटालियन के कमांडेंट के समक्ष नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के घोर नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र का पीएलएफआई सब जोनल कमांडर संतोष कंडुलना को सुरक्षा बलों ने हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले में के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पिछले 10 वर्ष से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़ा है और वर्तमान में वह सब जोनल कमांडर के रूप में काम कर रहा था। शाम में हम लोगों को एक विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि पीएलएफआई का एक दस्ता बंदगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सौदे के आसपास भ्रमणशील है, जिसके आलोक में हम लोगों ने तत्काल एक अभियान दल का गठन किया, जिसमें मुख्य रूप से श्री विकास सिंह द्वितीय कमान पदाधिकारी 60 बटालियन, श्री उमेश दास अपर पुलिस अधीक्षक अभियान चाईबासा एवं श्री कपिल चौधरी प्रमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर, इन लोगों के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें 60 बटालियन सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, चाईबासा जिला की सैट टीम एवं 94 बटालियन सीआरपीएफ खूंटी की सौदे कंपनी की एक टीम, इनका एक संयुक्त अभियान दल बना के उस क्षेत्र में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कंडुलना को गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है। गिरिडीह जिले में पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र से अवैध माइका कारोबारी मोहन वर्णवाल को माइका के साथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि मोहन वर्णवाल से पूछताछ जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दूरदर्शन ला रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का कुल 75 एपिसोड का मेगा शो स्वराज। इसका प्रसारण 14 अगस्त से रात 9 बजे दूरदर्शन पर होगा। नाम की समग्र गाथा कुल 75 एपिसोड का है। इसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। ये धारावाहिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करेगा। पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का। विशेष तौर पर ये गुमनाम नायकों की कहानियों को लेकर आएगा। ये 14 अगस्त से रात 9 बजे दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज
संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट भी करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ, ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करो या मरो, लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को निराश किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 49% कम बारिश दर्ज की गई है। इस बीच रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि कल कई स्थानों पर गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर के नंदन पहाड़ फिल्ट्रेशन प्लांट में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब खेलने के दौरान एक बच्चा तालाब में डूब गया, जिसे बचाने के क्रम में 2 और बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं किया। बोलबम के नारे से गूंजेमान बाबा नगरी देवघर इन दिनों विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश के लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवरिया भगवान शंकर का प्रतिदिन जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देवघर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। में से एक बाबा बैद्यनाथ की महत्ता अद्भुत है। मंदिर के पुजारी श्रीनाथ पंडा ने बाबा बैद्यनाथ की महत्ता को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि बाबा भोले की उपासना से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। राजा दक्ष जब यज्ञ किए थे तो सती अपना शरीर को त्याग कर दिए थे, उनको निमंत्रण नहीं मिलने के कारण से। तो उस समय 52 जगह 52 पीठ है, 52 जगह 52 टुकड़ा में विभक्त होकर गिरा हुआ था सुदर्शन चक्र से द्वारा। यहाँ सती का हृदय गिरा हुआ था, तो सती का जहाँ हृदय था वहीं शिव जी का स्थापना हुआ है, उसी पर शिवलिंग की स्थापना हुआ है। जो भक्तगण यहाँ पूजा करते हैं या तीर्थयात्री या तीर्थ पुरोहित जो भी पूजा करते हैं, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद उनको एक साथ मिलता है। देवघर मंदिर के पुरोहित का मानना है कि भगवान शंकर और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में बाबा बैद्यनाथ मंदिर अवस्थित है, जो विश्व का एकमात्र शिवालय है। उन्होंने मंदिर के पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सच्चे मन से मनौती करने पर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव और शक्ति दोनों यहाँ पर संयुक्त रूप से विराजमान है और एक साथ हैं और एक ही स्थान पर विराजमान है, इसलिए भक्तों का जो हर प्रकार का मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बाबा नगरी देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले के आयोजन से न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि भक्तों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में घर के दहलीज से बाहर कदम रखकर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिले के गांडी प्रखंड में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड की महिलाएं बंजर जमीन से सोना उगाने का काम कर रही हैं। शीला और शकुंतला को घर में बेरोजगार बैठकर रहना अच्छा नहीं लगा, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जुड़कर बंजर भूमि पर लेमन ग्रास लगाने का काम शुरू किया और आज ये 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। लेमन ग्रास का तो पौधा दिया तो हम लोग 20 डिसमिल में लगाए थे। पहले 20 डिसमिल लगाने के बाद में हम लोग 1 एकड़ में लगाए हैं। 1 एकड़ में लगाए हैं, उसमें हम लोग का 1.5-2 लाख रुपया इसमें आमदनी हुआ है। हम लोग का बंजर मिट्टी था, जमीन था, हम लोग को कोई काम नहीं था, परिवार को मदद करने चाहते थे,
लेकिन हम जब JLSP से जुड़े हैं तो हम लोग को इनकम मिला सरकारी तरफ से, तो हम लोग लगाए हैं लेमन ग्रास, उससे 1.5 लाख से 2 लाख से इनकम होता है। शीला और शकुंतला की तरह अन्य महिलाओं ने भी घर की दहलीज लांघकर काम शुरू किया। देवंती देवी कहती हैं कि उसे भी कोई काम नहीं था, घर पर बैठकर समय व्यतीत करती थीं और आर्थिक तंगी के कारण घर चलाने में दिक्कत होती थी। तभी पता चला कि झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मदद करती है और आज वह संगठन से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। जानते भी नहीं थे कि लेमन ग्रास क्या है, बोला एगो घास है, तो घास में भी हम लोग को समझ में नहीं आया। बोला एक बार लगाइए जहाँ की कुछ भी नहीं होता है, ना कुआं है, ना चापाकल है, ना तालाब है, उस जगह में ये चीज़ होता है, वहाँ पर लगाइएगा। फिर हम लोग वहाँ अपना खेती को मेरा 1 रुपया वहाँ आमदनी नहीं होता था, उसमें हम अभी लेमन ग्रास लगाए पहले 20 डिसमिल में, उसे हम स्लिप में भी बेचे, तो पत्ता भी बेचे, उसमें सलेना मेरा 1 से 1.5 लाख का रुपया आमदनी हो रहा है। मैं इसमें ABM का काम कर रही हूँ। पहले हम लोग बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था, घर का स्थिति भी बहुत खराब था। फिर JSLPS में काम करने का मौका मिला और हम इसमें जुड़े और इसमें लेमन ग्रास का भी। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने समेत 55 प्रस्तावों को मंजूरी। राजधानी रांची में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन आज। मुख्यमंत्री 10,000 से ज्यादा राज्यपाल रमेश बैस से रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं रांची नगर निगम के नए नगर आयुक्त शशि रंजन ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में रामगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में सर्वजन पेंशन योजना का योग्य व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए आगामी 15 दिनों तक मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के बाद पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की गति बढ़ी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत तरतरिया पंचायत के ग्राम मांगापाट गांव के रामचंद्र बांकीरा ने फिर से सरना धर्म में वापसी कर ली। रामचंद्र बांकीरा ने 2 साल पहले पूरे परिवार के साथ ईसाई धर्म अपना लिया था। सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो ने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सिल्ली में आयोजित स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाना है। इस विजन के साथ हम एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। चतरा सदर थाना क्षेत्र के गेरी छेनी गांव में बहुचर्चित मां बेटी हत्या मामले में फरार पति जगदीश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 4 दिन पूर्व गेरी छेनी गांव में जगदीश यादव ने अपनी पत्नी और मासूम पुत्री की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। सांसद सुदर्शन भगत ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में पेशरार प्रखंड में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाभुकों को दिए गए कृषि यंत्र जिसे भंडारा में रखा गया है। रांची जिले के बुंडू प्रखंड स्थित होमटा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक गुरुआ मुंडा का आवास बनाए बिना ही 1,30,000 रुपए की निकासी का मामला प्रकाश में आया है। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। रेल अधिकारी क्लब हटिया में रेलवे कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन और ब्रेथ वर्कशॉप लगाया गया है। इसमें तनाव मुक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, नकारात्मक भावनाओं और विचारों से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं।